सुप्रभातम विद्यार्थियों। स्वर भेद के उपरांत अब हम विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान और उनकी संज्ञा का अध्ययन करते हैं। तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार समझिए आप लोग। तालुवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न से द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालु, दंत, कंठ, मूर्धा आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों ही जिस वर्ण के जिन जिन वर्णों के तुल्य समान हुए वह पूरा वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञा कहलाता है। सूत्र में तुल्य से पद कहने का विशेष प्रयोजन है। तुल्य अर्थात समान होते हैं। आज से अर्थात मुख के अंदर रहने वाले उच्चारण के स्थान। ध्यान देने वाली बात यह कि नासिका आज से अर्थात मुख के अंदर नहीं अपितु बाहर होती है। केवल प्रयत्न की समानता के आधार पर वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। इसलिए आज से अर्थात मुखगत, कंठ आदि स्थान और आभ्यंतर दोनों जिन वर्णों के परस्पर सर्वथा समतुल्य समान हो उन्हीं की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ऊपरी परिभाषा के दायरे में आकर महेश्वरी सूत्र में कौन कौन से वर्ण किन किन वर्णों के सवर्ण संज्ञक होते हैं यह महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट नहीं किया, किंतु महामुनि कात्यायन ने वार्तिक पाठ का निर्माण किया है। इन्हीं निम्नलिखित वार्तिकों के अनुसार हम क्रमशः वर्णमाला को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, वार्तिक कात्यायन का वार्तिक है। री वर्णयोर मिथ सवर्णम वाच्यम, ऋकार और ऋकार दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। किसने कही? कात्यायन ने ये वार्तिक लिखा। क्या? री वर्णयोर मिथ सवर्णम वाच्यम, ऋकार और ऋकार दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। संस्कृत के व्याकरण शास्त्र में कार का अर्थ होता है वर्ण अथवा अक्षर। ऋकार का तात्पर्य री वर्ण अथवा री अक्षर। कार शब्द का कोई अन्यर्थ मस्तिष्क में रखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऋकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ऋकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसलिए तुल्य से प्रथम सवर्ण के अनुसार तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, परंतु आगे चलकर तवलकार आदि प्रयोग सिद्धियों के लिए इनकी सवर्ण संज्ञा होना आवश्यक है। इसलिए स्थान साम्य नहीं होने पर भी अपवाद के रूप में कात्यायन ने उपयुक्त विशेष निर्देश देकर इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा सिद्ध की है। अब आ जाइए उच्चारण स्थान। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अ वर्ण, ए का मतलब अ वर्ण, कु का मतलब क वर्ग। क वर्ग में क्या आएंगे? क ख ग घ न है। हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। बोलने का प्रयास कीजिए एक बार आप लोग। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। वार्तिक में प्रयुक्त ए का तात्पर्य अकेला रस उदात अनुनासिक अ ही नहीं है, अपितु 18 प्रकार का जिसका विस्तृत वर्णन आप स्वर भेद में पढ़ चुके हैं वह अवर्ण होता है। कु से तात्पर्य है क वर्ग के पांचों अक्षर क ख ग घ न है और विसर्ग इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ। ये वर्ण कितने हुए? 18 प्रकार का अ, 5 क वर्ग के अक्षर आ गए, 1 है और 1 विसर्ग। इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अतः ये सभी परस्पर सवर्ण संज्ञक है। विसर्ग के विषय में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आशय के अनुसार इसका स्थान निश्चित होता है। जैसे राम पद में अकार से परे होने से इसका स्थान कंठ है, परंतु हरि पद में इकार से परे होने पर इसका स्थान तालु है। भानु पद में उकार से परे होने से इसका स्थान ओष्ठ है, परंतु रामियों पद में ओकार से परे होने से विसर्ग का स्थान कंठस्थ होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का तात्पर्य 18 प्रकार का री वर्ण है। टू का तात्पर्य ठ ड ड न है। रसाणाम का अर्थ र तथा श। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तालु स्थान के पीछे मुख की छत का जो सबसे ऊपर कोमल वाला भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। ध्यान रखिए, कठोर वाला तालु और कोमल वाला मूर्धा कहलाता है। और वो जिसे आप पढ़ते हैं कि पेट कटा हुआ शकार का, 2 षटकोण वाला शकार का, तो वह मूर्धन्य शकार कहलाता है। उसे हम संस्कृत वाले मूर्धन्य शकार कहते हैं। ऋतु लसा नाम दंतः, लृवर्ण तवर्ग लकार सकार। इनका स्थान दांत है। उच्चारण स्थान वार्तिक में प्रयुक्त लृ का तात्पर्य 12 प्रकार का लृवर्ण, क्योंकि दीर्घ नहीं होता। आपको समझा था लृ के 12 ही भेद है। दीर्घ नहीं होने से
इसलिए 12 प्रकार का ली तू का अर्थ हुई तवर्ग त थ द ध न। और ऋतु का अर्थ समझ में आ गया आपको? 12 प्रकार का ली तय का न। और सा नाम का अर्थ है स, जिसे व्यवहार में दंते सका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दांत से बोला जाता है। बचपन में आपने जो सलेट वाला सब्जी वाला से पढ़ा है। तो इस प्रकार 12 लिरी, 5 आपके ये तवर्ग, लय 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? अनुनासिक और अननुनासिक 2 प्रकार का लय। और स इनका उच्चारण स्थान दांत है। आगे चलिए उपपद महानिया नाम ओष्ठ। ऊ का उकार, पू का पफ में और उपध्वनि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वार्तिक में वर्णित ऊ का तात्पर्य 18 प्रकार के वर्ण से है। पू का अर्थ है पवर्ग के 5 वर्ण अर्थात पफ में। उपध्वनि का अर्थ है अच से बाद में और प तथा फ इन 2 अक्षर से पूर्व अर्थात किसी भी स्वर और प के बीच में अथवा किसी भी स्वर और फ के बीच में यदि आधे विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो उपध्वनि कहलाता है। लेखन में चिन्ह के साथ ही उच्चारण में उपध्वनि आधे विसर्ग के बराबर हुआ। इन सभी 18 और 5 हो गए 23 और 2 25। इन 25 का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यमगणनानाम नासिका च। यमगणना इन 5 वाक्यों का स्थान नासिका भी होता है। च का मतलब और, यानी वार्तिक में जैसे तत्व के उपयुक्त 5 वर्णों के अपने अपने वर्ग के स्थान तो होते ही हैं। जैसे च वर्ग में य का तालु, पवर्ग होने से मैं का ओष्ठ, कवर्ग होने से न का कंठ, टवर्ग में होने से न का मूर्धा और तवर्ग में होने से न का दंत। ये स्थान तो अपने अपने हैं ही, परंतु नाक के सहभाग में उच्चारित होने के कारण नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है। इसलिए जो पूर्व निर्धारित वो और उनके साथ नाक भी इनका उच्चारण स्थान है। एदई तो हो कंठ तालु, ए तथा आई इन दोनों का स्थान कंठ और तालु होता है। इससे तात्पर्य 12 प्रकार का ए वर्ण और ऐ से भी तात्पर्य 12 प्रकार का ऐ वर्ण होता है, क्योंकि इन दोनों का ह्रस्व नहीं होता। दोनों के उच्चारण में ध्वनि कंठ से निकलती है और जीभ तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इनका स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओदौ तो हो कंठोष्टम, ओ तथा औ इन दोनों का स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ से तात्पर्य 12 प्रकार का वर्ण, औ का तात्पर्य भी 12 प्रकार का वर्ण होता है। इन दोनों में ह्रस्व नहीं होते। इन दोनों के उच्चारण में कंठ से ध्वनि निकलती है और ओष्ठ विशिष्ट मुद्रा में आते, इसलिए कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान माना गया है। वकार से दंतोष्ठम, वकार का स्थान दांत और होठ है। वह अक्षर के उच्चारण में ऊपर वाले दांत नीचे वाले ओठ का स्पर्श करते हैं, इसलिए स्थान दंतोष्ठ है। संपूर्ण वर्णमाला में स्थान की दृष्टि वह अकेला अक्षर है, इसका कोई सवर्ण नहीं है, क्योंकि और किसी का उच्चारण दंतोष्ठ से नहीं होता। अनेक व्यक्ति वह को ब और ब को वह के रूप में उच्चारण करते हैं, ये गलत है। इस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जीवा मूली से जीवा मूलम, जीवा मूली का स्थान जीवा का मूल अर्थात जड़ होता है। जीवा का मूल अर्थात जड़ वाला स्थान कंठ के ठीक पास में होता है। लिखने में किसी भी अच के बाद में और क तथा क इन 2 अक्षर में से किसी भी के पहले जब अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लगा होता है उसे हम जीवा मूली कहते हैं। उच्चारण में अर्ध विसर्ग के समान ध्वनि आती है। अब अर्ध विसर्ग का मतलब विसर्ग में आप 2 बिंदु लगाते तो आधी आधी बिंदु लगे, ऊपर नीचे अर्ध विसर्ग का निशान होगा। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर है, एक अच जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं, दूसरे हल जिन्हें हिंदी में व्यंजन कहते हैं। पहली बात तो ये समझनी है कि केवल हल से परे अनुस्वार नहीं होता, अपितु हल में मात्रा के रूप में संयुक्त अच या स्वर से परे अतः केवल अच से परे अनुस्वार का प्रयोग होता है। वर्ण के शीर्ष पर जो बिंदी लगी रहती है उसको अनुस्वार कहते हैं। उच्चारण में इसकी ध्वनि नासिका से निकलती है, मुख को कामने की जरूरत नहीं, जैसे तो मुंह इसमें नहीं खोलना पड़ता, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल मात्र नाक है। इस स्थानानि ये आपके उच्चारण स्थान हुए। कोई भी तरह की समस्या आपको आती हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। अगला सुनिए, ईचु यशानाम तालु, ई वर्ण, ई का मतलब ई वर्ण। चू का चवर्ग, य का ये, शानाम शकार, इनका स्थान तालु है
वार्तिक में प्रयुक्त ई का तात्पर्य 18 प्रकार का ई है। चू का अर्थ है च वर्ग के पांचों वर्ण अर्थात च छ ज झ य। यह से तात्पर्य अनुनासिक और अननुनासिक दोनों प्रकार के यकारों से है। श जिसे व्यवहारिक भाषा में तालव्य कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि तालु से उच्चारित होता है। अब आप कैसे समझेंगे कौन सा श? तो आपने बचपन में उसे शलजम वाला श पढ़ा हुआ है, वही श है ये जो तालव्य शकार है। इस प्रकार सभी 18 ई, 5 छ छ ज ज यहाँ है, 2 य और य, और जो एक है इसके अतिरिक्त वो है शकार। इनका उच्चारण तालु है। ऊपर वाले दांतों की पीछे मुख की ओर जो कठोर छत है उसे ही तालु कहते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का तात्पर्य 18 प्रकार का रिवर्ण है। टू का तात्पर्य ट ठ ड ढ न है। रसाणाम का अर्थ है र तथा श। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तालु स्थान के पीछे मुख की छत का जो सबसे ऊपर कोमल वाला भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। ध्यान रखिए, कठोर वाला तालु और कोमल वाला मूर्धा कहलाता है। और वो जिसे आप पढ़ते हैं कि पेट कटा हुआ शकार या 2 षटकोण वाला शकार का तो वह मूर्धन्य शकार कहलाता है, उसे हम संस्कृत वाले मूर्धन्य शकार कहते हैं। ऋतु लसानाम दंतः लृवर्ण तवर्ग लकार शकार। इनका स्थान दांत है। उच्चारण स्थान वार्तिक में प्रयुक्त लृ का तात्पर्य 12 प्रकार का लृवर्ण, क्योंकि दीर्घ नहीं होता, आपको समझाया था लृ के 12 ही भेद है दीर्घ नहीं होने से, इसलिए 12 प्रकार का लृ। तू का अर्थ हुई तवर्ग त थ द ध न है। और ऋतु का अर्थ समझ में आ गया आपको? 12 प्रकार का लृ। तय का त द न है। और सा नाम का अर्थ है स, जिसे व्यवहार में दंते सका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दांत से बोला जाता है। बचपन में आपने जो सलेट वाला सब्जी वाला से पढ़ा है। तो इस प्रकार 12 लृ, 5 आपके ये तवर्ग, ल 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? अनुनासिक और अननुनासिक 2 प्रकार का लय, और स इनका उच्चारण स्थान दांत है। आगे चलिए उपपद महानिया नाम ओष्ठ। ऊ का उकार, पू का पफ में, और उपध्वनि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वार्तिक में वर्णित ऊ का तात्पर्य 18 प्रकार के वर्ण से है। पू का अर्थ है पवर्ग के 5 वर्ण अर्थात पफ में। उपध्वनि का अर्थ है अच से बाद में और प तथा फ इन 2 अक्षर से पूर्व, अर्थात किसी भी स्वर और प के बीच में अथवा किसी भी स्वर और फ के बीच में यदि आधे विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो उपध्वनि कहलाता है। लेखन में चिन्ह के साथ ही उच्चारण में उपध्वनि आधे विसर्ग के बराबर हुआ। इन सभी 18 और 5 हो गए 23 और 2 25। इन 25 का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यमगणना नाम नासिका च। यमगणना, इन 5 वाक्यों का स्थान नासिका भी होता है। च का मतलब और, यानी वार्तिक में जैसे तात्विक के उपयुक्त 5 वर्णों के अपने अपने वर्ग के स्थान तो होते ही हैं। जैसे च वर्ग में यह का तालु, पवर्ग होने से मैं का ओष्ठ, कवर्ग होने से न का कंठ, टवर्ग में होने से न का मूर्धा और तवर्ग में होने से न का दंत। ये स्थान तो अपने अपने हैं ही, परंतु नाक के सहभाग में उच्चारित होने के कारण नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है। इसलिए जो पूर्व निर्धारित वो और उनके साथ नाक भी इनका उच्चारण स्थान है। एदि तो हो कंठ तालु, ए तथा ऐ इन दोनों का स्थान कंठ और तालु होता है। इससे तात्पर्य 12 प्रकार का ए वर्ण और ऐ से भी तात्पर्य 12 प्रकार का ऐ वर्ण होता है, क्योंकि इन दोनों का ह्रस्व नहीं होता। दोनों के उच्चारण में ध्वनि कंठ से निकलती है और जीभ तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इनका स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओदौ तो हो कंठोष्टम, ओ तथा औ इन दोनों का स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ से तात्पर्य 12 प्रकार का वर्ण, औ का तात्पर्य भी 12 प्रकार का वर्ण होता है। इन दोनों में ह्रस्व नहीं होते। इन दोनों के उच्चारण में कंठ से ध्वनि निकलती है और ओष्ठ विशिष्ट मुद्रा में आते हैं, इसलिए कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान माना गया है। वकार से दंतोष्ठ, वकार का स्थान दांत और होठ है। वह अक्षर के उच्चारण में ऊपर वाले दांत
नीचे वाले ओठ का स्पर्श करते हैं, इसलिए स्थान दंतुष्ट है। संपूर्ण वर्णमाला में स्थान की दृष्टि वह अकेला अक्षर है, इसका कोई सवर्ण नहीं है, क्योंकि और किसी का उच्चारण दंतुष्ट नहीं होता। अनेक व्यक्ति वह को ब और ब को वह के रूप में उच्चारण करते हैं, ये गलत है। इस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जीवा मूली से जीवा मूलम, जीवा मूली का स्थान जीवा का मूल अर्थात जड़ होता है। जीवा का मूल अर्थात जड़ वाला स्थान कंठ के ठीक पास में होता है। लिखने में किसी भी अच के बाद में और क तथा क इन दो अक्षरों में से किसी भी के पहले जब अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लगा होता है उसे हम जीवा मूली कहते हैं। उच्चारण में अर्ध विसर्ग के समान ध्वनि आती है। अब अर्ध विसर्ग का मतलब विसर्ग में आप दो बिंदु लगाते हैं तो आधी आधी बिंदु लगेगी, ऊपर नीचे अर्ध विसर्ग का निशान होगा। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर है, एक अच जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं, दूसरे हल जिन्हें हिंदी में व्यंजन कहते हैं। पहली बात तो ये समझनी है कि केवल हल से परे अनुस्वार नहीं होता, अपितु हल में मात्रा के रूप में संयुक्त अच या स्वर से परे अतः केवल अच से परे अनुस्वार का प्रयोग होता है। वर्ण के शीर्ष पर जो बिंदी लगी रहती है उसको अनुस्वार कहते हैं। उच्चारण में इसकी ध्वनि नासिका से निकलती है, मुख को काम करने की जरूरत नहीं, जैसे तो मुंह इसमें नहीं खोलना पड़ता, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल मात्र नाक है। इस स्थानानि ये आपके उच्चारण स्थान हुए। कोई भी तरह की समस्या आपको आती हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।